हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अविनाश पांडे है। मैं आज आप सबके सामने ANK एजुकेशन की तरफ से एक सेशन प्रेजेंट करने आया हूं। SSC CGL 2020 का टियर 1 का रिज़ल्ट जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कल डिक्लेयर हुआ। बहुत लोगों को इसका इंतज़ार भी होगा, जिन्होंने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया होगा। देखना चाहते होंगे कि लिस्ट में नाम है या नहीं। सबने, आई होप कि सबने देख लिया होगा। एक सेशन कल ANK एजुकेशन ने प्रेजेंट भी किया था टियर 1 के रिज़ल्ट को लेके, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सब देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। आज उसके आगे का हम लोग डिस्कस करेंगे। टियर 1 के रिज़ल्ट के बाद क्या होता है, टियर 2 की तैयारी कैसी होती है, क्या करना है। उसके पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपना देना चाहता हूँ। मेरा नाम अविनाश पांडे है। मैंने SSC CGL 2017 क्वालिफाई किया था और उसके थ्रू मुंबई में मुझे CGST इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी। मैं अभी वहीं काम कर रहा हूँ। SSC CGL के पहले मैंने 2016 में CHSL का भी एग्ज़ाम दिया था, जो कि मैंने क्वालिफाई किया और उसके थ्रू भी मुझे डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिली थी, जो मैंने ज्वाइन किया था। तो इस तरह से SSC से मेरा जो तैयारी करने का जो संबंध है वो पिछले 3-4 साल से लगातार जुड़ा हुआ है। मैंने अगर देखा जाए तो मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट में चारों बार SSC क्वालिफाई किया है। और CHSL 2016, फिर CGL 2017, फिर CGL 2018, फिर CGL 2020। इसमें भी मैंने कल की लिस्ट में आप सबके साथ साथ मेरा भी नाम है, मैंने भी क्वालिफाई किया है। तो मुझे लगता है कि पिछले 3-4 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है SSC की तैयारी का, वो कहीं ना कहीं आप सबके काम आ सकती है। एक मेरी तैयारी और मेरे सिलेक्शन का एक सबसे अहम हिस्सा है, वो ये है कि बिना किसी फैंसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए हुए, बिना किसी रैट रेस में शामिल हुए, मैंने एक बहुत सीमित तरीके से तैयारी की और मेरा रिज़ल्ट उसको मुझे देखने को मिला। मेरी SSC की तैयारी का एक बहुत अहम हिस्सा जो है वो ANK एजुकेशन का रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि कोई बहुत बड़े शहर या बड़े फैंसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, अगर आपको प्रॉपर काउंसलिंग मिले, तो आप एक छोटे से कमरे में भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं और उसका आपको अच्छा नतीजा देखने को मिल सकता है। मेरी सफलता में ANK एजुकेशन का यही इम्पोर्टेंस है, यही रोल है कि एक जो साइलेंट सपोर्ट होता है, एक गाइडेंस होती है, वो मुझे ANK एजुकेशन की तरफ से मिली। सही समय पर सही सलाह मिली, सही रास्ता सुझाया और उस तरह से उनकी मदद के वजह से, उनकी हेल्प से मैंने 4 बार लगातार SSC क्वालिफाई किया। तो उन लोगों की तरफ से ये एक अप्रोच है, एक नया उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि अपना जो है नए एस्पिरेंट्स जो हैं या जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने की अगले 1-2 साल में देने की सोच रहे हैं, उनकी हेल्प कैसे करनी है, उनको वही गाइडेंस, वही काउंसलिंग कैसे देनी है। और इसलिए मैं आज का ये सेशन लेकर आया हूँ उनके बारे में आपको बताने के लिए और साथ ही आगे की स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें। और आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके पहले जो है एक इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वो हो चुका है ANK सेशन का। उसमें ANK एजुकेशन ने जो है अपने बारे में बताया है, अपनी स्ट्रैटेजी बताई है, अपना नज़रिया बताया है, अपना रोल बताया है कि आपकी तैयारी में किस तरह से वो मददगार साबित हो सकते हैं। और साथ ही अभी कल SSC के रिज़ल्ट के बाद भी एक वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन्होंने अपलोड किया है, जिसमें आप जाकर प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ को कंपेयर कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि इस साल के कट ऑफ के बाद आगे आपको अपनी रणनीति किस तरह से बनानी है तैयारी की, या इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी आपको अगले जो CGL का एग्ज़ाम आने वाला है, CGL 2021 का, उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से अप्रोच करना है, ये सारी जानकारी आप उस पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ANK एजुकेशन के टच में बने रहें, ANK एजुकेशन का वीडियो देखते रहें। और आइए हम आज के टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें हमें ये है कि हमें SSC CGL टियर 2 की तैयारी वो कैसे करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, डेट पहले से आ चुकी है। टियर 2 की जो डेट है वो जनवरी में होने वाला है। टियर 2 उसमें जो है 2 आपको पहले से पैटर्न पता है कि जो लोग सिर्फ लिस्ट 3 में सेलेक्ट होते हैं, यानी कि जिन्होंने AAO या JSO के लिए ऑप्ट नहीं किया है, उनके लिए एक पेपर होगा, एक ही दिन में होगा, 2 शिफ्ट में। पहला पेपर मैथ्स का होगा, दूसरा पेपर इंग्लिश का होगा। आप सबको पैटर्न के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो ज़रूर हमारे चैनल पर बने रहें, हम निरंतर उसके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है अपलोड करते रहते हैं, आप देख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है इस पूरी तैयारी को 3-4 चरणों में बांटना होगा। हमें देखना होगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस तरह से हमें उसकी तैयारी करनी है और जो है हम उसको लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि अब हमें देखना है कि अब अगली चुनौती जो है वो टियर 2 की है।
जहाँ बहुत लोगों के मन में उत्साह भी होगा कि उन्होंने टियर 1 क्वालिफाई कर लिया है, तो ये उनके लिए एक राहत की बात होगी कि अब जो है टियर 2 में अब आपको रीजनिंग और जीएस नहीं पढ़ना है। टियर 2 के लिए आपको सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी करनी है। अच्छी बात है आपका जो है, लेकिन साथ ही साथ एक चुनौती वाली बात ये आती है कि यहाँ पर अब इंग्लिश और मैथ्स दोनों का वेटेज जो है वो बढ़ जाता है। वेटेज बढ़ जाता है यानी कि अब जहाँ की आपने टियर 1 में सिर्फ 200 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ टियर 2 में आपको 400 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है। वहाँ 200 मार्क्स मैथ्स का और 200 मार्क्स इंग्लिश का। अभी आप देखेंगे कि सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, वेटेज दोनों का बराबर है, 200 मार्क्स का दोनों का पेपर होगा। तो इस तरह से अब आपको ये देखना है कि आपको ऐसा बैलेंस बना के चलना है जिसमें आपकी मैथ्स और इंग्लिश दोनों की तैयारी अच्छी हो, दोनों में आप अच्छा स्कोर करें। उसमें हम आज आपकी मदद करेंगे। हम आपको देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। दोस्तों, मैथ्स का पहला पेपर होता है जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होगा, वो मैथ्स का होगा। पिछले कुछ सालों से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस है 3-4 साल लगातार सीजीएल क्वालिफाई करने का, तो अगर उसको ध्यान में रखते हुए मैं बोलूँ तो पहले मैथ्स का पेपर बहुत थोड़ा उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ज़्यादा रहता था, पेपर ज़रा मुश्किल आता था। 2017 का जो पेपर है मैथ्स का, वो एक स्टैंडर्ड जो है उसको हम एक बेंचमार्क बोल सकते हैं डिफ़िकल्टी का, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड पेपर था 2017 का। और उसके बाद से उस पेपर ने बहुत लोगों को परेशान किया, मैथ्स में बहुत लोगों को दिक्कत हुई सॉल्व करने में। उसके बाद से हम अगर देखते हैं तो 2018 के बाद से नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ, स्लाइटली जो पेपर कंडक्ट कराता है वेंडर वो भी चेंज हुआ, तो स्लाइटली जो है पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ मैथ्स में। 2018, 19 और 20 की अगर बात करें तो 20 का तो अभी होने वाला है, लेकिन 2018 और 19 के टियर 2 के पेपर में एक बात जो देखने को मिली कि डिफ़िकल्टी से ज़्यादा जो है वो शिफ्ट हुआ मैथ्स का पेपर कैलकुलेटिव की तरफ, यानी कि मैथ्स का पेपर में जो है वो कैलकुलेटिव पेपर ज़्यादा आने लगा। क्वेश्चंस आपके डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, आपको सॉल्यूशन पता होगा कि कैसे करना है इसको, लेकिन आपको सॉल्व करने में उसको टाइम लगेगा। और चूँकि टियर 2 जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं आपको और 2 घंटे में सॉल्व करना रहता है मैथ्स का, तो वहाँ पे टाइम एक बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है। आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, ये एक वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस तरह से एक जो मैथ्स में एक शिफ्ट जो पाया गया कि अब जो है पेपर कॉन्सेप्चुअल और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट उस तरह से ना हो कि कैलकुलेटिव लेंदी होगा। आप जितना अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, जितनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी काम आती है, वहाँ पे आपकी स्पीड काम आती है कि आप किस तरह से पेपर को अप्रोच करते हैं। तो उसका एक ही विधान है दोस्तों कि क्वांट का पेपर अगर आपको अप्रोच करना है तो क्वांट के लिए आपको प्रैक्टिस और रिवीजन, ये 2 चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि पेपर जो है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं आ रहा है कि आप फॉर्मूला रट के चले जाएंगे और वहाँ जाकर पेपर सॉल्व कर देंगे। पेपर्स इस तरह के नहीं आते हैं, ऐसे भी नहीं आते हैं कि आप अपने शॉर्टकट्स जो हैं वो ट्रिक याद करके जाएं और वहाँ जाकर पेपर सॉल्व कर दें। इस तरह से नहीं आ रहा है। ज़रा सा भी पैटर्न चेंज हुआ, पेपर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो एक क्वांट सॉल्व करने का, क्वांट्स का पेपर अटेम्प्ट करने का एकमात्र तरीका है कि आप प्रैक्टिस करिए, आप रिविज़न करिए और आप उस चीज़ के लिए तैयार होकर जाइए। जैसा कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो 2018 या 19 का जो पेपर है उसमें बेसिक अरिथमेटिक के बेसिक क्वेश्चंस आते थे, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन वो थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते थे। कई बार जहाँ परसेंटेज दिया रहता था वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, या कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते थे जो, जैसा कि एक एग्जांपल है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, उसमें क्या होता था कि आप उसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता था, लेंदी होता था पेपर क्वेश्चन, उसकी वजह से जो है आपका टाइम लगता था, आप पैनिक करके कई लोगों ने उसको गलत अटेम्प्ट किया। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएं तो आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी हो कि चाहे क्वेश्चन में किसी भी तरह का वेरिएशन आए, आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो, आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो कि आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, बिना पैनिक हुए विद इन टाइम आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका ये फोकस रहना चाहिए, वो आपका रिविज़न और प्रैक्टिस पे रहना चाहिए। मैथ्स में अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो जो एडवांस मैथमेटिक्स है, एडवांस मैथमेटिक्स से कुछ टॉपिक्स आते हैं जो कि अगर आप देखें तो चाहे वो ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री में ट्रिगो हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कह सकते हैं कि एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, और साथ ही जो लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं वो ये होते हैं।
फिगर्स देख के डायग्राम्स देखने की डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर क्वेश्चंस देखेंगे बैठ के तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो सर्कल से रिलेटेड हों या ट्रायंगल से रिलेटेड हों, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट आप फिगर देख के, डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट से आपके रिलेटेड होते हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हो, ट्रिग्नोमेट्री में भी जो है आप देखें तो बेसिक जो इक्वेशंस होते हैं जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। मेंसुरेशन जैसे कि कोन का या जो है ट्रेपीजियम का, स्फीयर का, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर फॉर्मूला याद करके गए हैं, अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज्योमेट्री में ट्रायंगल से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपने सबने पढ़ा हुआ है अपने स्कूल्स में, 9th में 10th में पढ़ा हुआ है आपने, उसके बाद भी प्रैक्टिस की हुई है। अगर आप सर्कल जैसे देखें तो सर्कल का रेडियस, कॉर्ड से रिलेटेड जो है वो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब जो है वो एक प्री डिफाइंड जो है चीज़ें हैं कि आपको पता है कि ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, ट्रिगो में क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है। ज़रूरत बस इस बात की है कि आप कॉन्सेप्ट्स को याद रखें और उनकी जी भर के प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जब आपके रहेगा, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप किसी भी टाइप का, अगर उसमें थोड़ा वेरिएशन भी होता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो अगर आपने ये सब जो एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं उसमें अलजेब्रा भी आता है। अलजेब्रा के भी जो है बहुत अच्छा प्रोपोर्शन होता है अलजेब्रा का। अलजेब्रा में जितनी आइडेंटिटीज़ होती हैं उनका जो है एप्लीकेशन, सिर्फ आइडेंटिटीज़ ही नहीं, उनका एप्लीकेशन भी, उनको कैसे हम तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कौन सा फॉर्मूला हम फिट कर सकते हैं, वो अगर आपने ये सब टॉपिक्स तैयार कर लिए तो समझिए कि आपका मैथ्स का 50% तैयारी जो है Tier 2 की हो गई। अब आपको इतने क्वेश्चंस जो हैं अब आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और आप एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं मैथ्स में, उसमें आपके अरिथमेटिक के टॉपिक्स आते हैं। इसके अलावा जो है फॉर्मूला बेस्ड होता है, वो क्या है कि उसमें कैलकुलेशन भी कम होता है। बस थोड़ा सा जो है आपको वही चीज़ है जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस अगर आपकी रहेगी तो कोई भी क्वेश्चन देख के आपको डर नहीं लगेगा। अगर डर नहीं लगेगा तो आप पहली बार में ही उसको सही अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही सॉल्व कर पाएंगे। जो एग्जांपल्स होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के, उसमें क्या होता है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज के क्वेश्चंस हो गया, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। बस आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपको उस जगह पे पहुंचाती है जहाँ पे आप क्वेश्चन को एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकें। अभी देखिए कि वो हम चीज़ कैसे करें, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए और किस तरह से हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो आपको ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगे या प्राइवेट जो लोग जो है पढ़ाते हैं अपना वीडियोस अपलोड करते हैं उनका भी मिल जाएगा। एक कॉमन चीज़ जो मैंने देखी और जो मेरे काम नहीं आई, मैं ये भी बात बताता हूँ कि जो सबसे कॉमन चीज़ है, आप देखेंगे तो किसी भी वीडियो का आप जो है थंबनेल देखेंगे तो उसमें रहेगा कि 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करें, शॉर्टकट से ऐसे सीखें कि जो है पलक झपकाते ही आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये सारी बातें झूठी हैं, ये सारी बातें गलत हैं। ये जो भी सीरियस एस्पिरेंट होता है उसको ये बात पता होती है कि आप शॉर्टकट से कहीं नहीं जा सकते। शॉर्टकट्स कभी भी उन पर रिलाई नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं रिलाई करना चाहिए? अनलेस कि वो आपके अपने बनाए हुए शॉर्टकट्स हैं। देखिए सबका तरीका अलग होता है, सबके दिमाग का फंक्शन करने का तरीका अलग होता है, सबके पेपर का सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। एक ही क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि मैं उसमें कुछ अलग चीज़ देखूं, मेरा ध्यान किसी और चीज़ पे जाए, अगर कोई और पढ़े तो उसमें वो कोई चीज़ और देखे। तो ये एक्सपेक्ट करना किसी से, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि वो एक बने बनाए शॉर्टकट को रट के और उससे वो पेपर अटैम्प्ट कर देगा। अभी देखिए एक्चुअल होता क्या चाहिए और होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आप किसी टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए अलजेब्रा ले लेते हैं। अलजेब्रा क्या है कि अलजेब्रा में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं अलजेब्रा से, आइडेंटिटी से रिलेटेड या कई सारे जो है वो उसके वैरायटी होती है क्वेश्चंस की। दोस्तों अगर आप कोई शॉर्टकट रट के जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो उसी पैटर्न पे आए, उसी स्ट्रक्चर में आए जैसा कि आप रट के गए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है जिस तरह के क्वेश्चंस, जिस तरह का शॉर्टकट याद करके गए हैं, अगर आप याद करके गए हैं तो वही क्वेश्चन आए, उसी वैल्यूज़ के साथ आए या उसी फॉर्मूले में फिट होने वाला है। तो ऐसे में होता क्या है कि एक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में नॉर्मली आपको 30 सेकेंड लगता है मान लीजिए।
नॉर्मली आप अगर अपने सिंपल तरीके से, जैसा हमने स्कूल में सीखा है, जैसा बचपन में सिखाया गया है, अगर ऐसे सॉल्व करने में 30 सेकंड लगता है, कोई शॉर्टकट अगर आपको दावा करता है कि आप 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चलिए मान लिया आपने 20 सेकंड में कर सकते हैं, इस बात की अगर प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो डायरेक्ट वो शॉर्टकट लग जाएगा आपके पेपर में। अगर नहीं लगा, मान लीजिए कि आपने उसमें शॉर्टकट के चक्कर में कहीं कुछ गलती कर दी, कहीं कोई वैल्यू मिसप्लेस हो गई, कहीं आपने कुछ गलत रख दिया और आपने 20 सेकंड में किया, 20 सेकंड में सॉल्व करने के बाद पता चला कि आपका वो ऑप्शन ही नहीं है, वो आपका जो आंसर है वो आपके ऑप्शन में नहीं है, आप क्या करेंगे, आप दोबारा जो है फॉर्मूला ट्राई करेंगे शॉर्टकट, 20 सेकंड और लेके गए, चलिए 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड आपका और लगा, इन केस आपका आ भी जाता है तब भी आपका 5 सेकंड तो एक्स्ट्रा लगा। अगर इस बार भी कुछ गलत हो गया तो आप अपने कन्वेंशनल तरीके पर अगर वापस जाएंगे और 30 सेकंड उसमें लगाएंगे तो आपका सोच लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 65 सेकंड्स आपके लग गए, जो कि क्वेश्चन आपके कन्वेंशनल तरीके से करते आप 30 सेकंड में कर लेते, वहीं आपने एक बार शॉर्टकट अपनाया, कहीं उसमें कुछ गलत हो, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा पेशेंस के लिए अटेम्प्ट करने वाला होता है, क्योंकि कई आप हर तरफ देख रहे होते हैं, लोग जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं, आपकी नज़र घड़ी पर भी जाती है, अगर आप किसी क्वेश्चन में 5 सेकंड एक्स्ट्रा रुक गए तो आपके दिमाग के बैक में ये चलने लगता है कि अरे मुझे अभी ये सेशन भी अटेम्प्ट करना है, तो इसके लिए वहाँ पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया आपको ये बताने के लिए कि शॉर्टकट जो है वो एक तुक्के की तरह होता है, कभी लग जाता है और अगर कभी नहीं लगे तो वो लाइक अ डबल एज्ड स्वॉर्ड आपको वो नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। तो मेरा जो है मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है, और दोस्तों ये तरीका मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैंने अपने 4 बार जो मैंने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, चारों बार मैंने यही तरीका अपनाया कि अपने स्टेप्स और अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने शॉर्टकट्स खुद बनाओ। आपको अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक कन्वेंशनल तरीके से जो क्वेश्चन करने में आपको 30 सेकंड लगता है, अगर आपने उसकी सैकड़ों बार प्रैक्टिस कर ली तो आपको पता है कि अगर जो है आप a + b का होल स्क्वायर लिखना है तो उसको आप अगली बार a + b × a + b नहीं लिख के सॉल्व करोगे, आप डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिखोगे। ये होता है आपका अपना शॉर्टकट, ये होता है ये आपकी अपनी प्रैक्टिस से उपजे हुए शॉर्टकट जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको कभी आप नहीं भूल सकते, इनके गलत जाने का कोई सवाल ही नहीं है। स्क्वायर्स याद करना हो गया, ये क्यूब्स याद करना हो गया, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपने बचपन में याद करके और वो चीज़ें आपने अपने दिमाग में बैठाई हुई हैं, उसमें आप गलत नहीं हो सकते। लेकिन अगर शॉर्टकट्स की बात करें, अगर आप कुछ ऐसी तरीके जाते हैं जो कि 5 सेकंड या 10 सेकंड बचाने के लिए आपको कोई बोले कि इस तरह से रट लो, कई बार उसमें धोखा हो जाता है। तो इस बात से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपका प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, ना कि कोई शॉर्टकट, ना कि कोई क्रैश कोर्स, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको परफेक्ट बना सकता है। आपकी अपनी मेहनत, आपका अपना प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बना। तो इस तरह से देखा दोस्तों हमने कि हमें जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अपना टाइम और अपना डेडिकेशन देने की, अपना डेडिकेशन से तैयारी करने की। रिसोर्सेज और क्रैश कोर्स ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं। आपका सबसे ज़्यादा अगर किसी का इम्पोर्टेंस है तो वो ना किसी कोचिंग का है, ना किसी ट्यूटर का है, ना किसी शॉर्टकट का है। असली इम्पोर्टेंस जो है वो आपकी मेहनत की है, ठीक है। तो दोस्तों अपने मेहनत के साथ ऑनेस्ट रहें। अब हम ये देखते हैं कि हमें अगर Tier 2 की तैयारी करनी है मैथ्स की तो हमारे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। यहाँ पर फिर मैं एक बात बोलूँगा दोस्तों कि वैसे तो आप देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी जो है किताबें अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत ख़राब है, किसी से आपकी किस्मत संवर जाएगी, किसी से जो है आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अपना तरीका होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको करना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली बात है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ज़रूरी है। वो आप जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा, जितना अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग होगा किसी टॉपिक का, उतना ही अच्छे से, उतना ही क्विकली आप उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और उतना ही अच्छा आपका प्रैक्टिस भी होगा। तो दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप मैथ्स का कोई भी बेसिक किताब उठा सकते हैं। उसके लिए किसी बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके यार दोस्त या जो भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में या जहाँ से भी आप गाइडेंस ले रहे हों, जो प्रिपेयर कर रहे हों, वो आप उठा सकते हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैंने अरिहंत का फास्टेक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स जो है वो रेफ़र किया था कॉन्सेप्ट्स के लिए। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि उस बुक पर आप अपनी एंटायर प्रिपरेशन के लिए डिपेंड ना हो। उसमें जो है आपके कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं टॉपिक वाइज, कि आपको क्या पढ़ना है, उसमें क्या फॉर्मूला लगता है,
और क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये आपकी उस किताब से बन जाएगी। उसके अलावा अगर आपको फिर एक बार आपने वो कवर कर लिया, फिर आपको जो प्रैक्टिस के लिए जो है आपको किसी और बुक का सहायता लेना पड़ेगा। उसमें क्वेश्चन बैंक्स बहुत सारे आते हैं दोस्तों। आप चाहे किरण पब्लिकेशन की भी एक आती है जो कि मैंने ऑप्ट किया था, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अराउंड 9300 क्वेश्चंस जो हैं उसमें हैं। शायद उन्होंने अपडेट किया, उसमें 9300 है। पहली बार जब मैंने दिया था तो अराउंड 7700 क्वेश्चंस रहते थे उसमें। तो जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। उससे आपका क्या होगा कि बहुत ही एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आपको क्वेश्चंस की वैरायटी पता चलेगी। सिर्फ क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं, आप उसमें ये भी देखेंगे कि पीछे एसएससी के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको उसमें मिलेंगे, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ सीजीएल का ही नहीं, सीएचएसएल या सीएपीएफ या जितने भी और भी एग्ज़ाम्स एसएससी कराती है उनके भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप जो है उनसे अच्छी खासी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है किरण पब्लिकेशंस की जो किताब है उसमें आपको डिफ़िकल्टी वाइज भी जो है वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करके दिया हुआ है। तो आप अब जैसे जैसे आपकी तैयारी आगे बढ़ती है आप उसके हिसाब से जो है उसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक बहुत ही एक्सटेंसिव आपकी तैयारी और प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी टॉपिक अगर उसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपने उसके करीब करीब 100-150 से लेकर 200 क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो इसलिए आपको वो एक अनजाना जो वो लगता है या डर लगता है या समझ में नहीं आता कि ये कैसा नया क्वेश्चन आ गया, वो आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैथ्स में जो 2 चीज़ मैंने आपको बताई दोस्तों, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप कोई बेसिक किताब ले सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स अरिहंत पब्लिकेशन का वो ले सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपको कोई प्रीवियस ईयर्स पेपर्स या जो है क्वेश्चन बैंक आता है, किरण पब्लिकेशन का आता है, और भी बहुत सारे लोग जो है अपना प्राइवेट वो पब्लिकेशन भी निकालते हैं, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। मैथ्स की आपकी तैयारी के लिए आपको कहीं और नहीं जाना, किसी और कोचिंग के क्रैश कोर्स में किसी और चीज़ में हिस्सा नहीं लेना। आप ये 2 चीज़ देखिए, और उसके अलावा ANK एजुकेशन पे जो वीडियोस अपलोड किए जाएंगे वो ना सिर्फ हमारी तरफ से भी एक इनिशिएटिव होगा, बल्कि अगर आपको किसी टॉपिक में कुछ दिक्कत आती है, आपके किसी क्वेश्चंस में अगर डाउट है, कोई टॉपिक आपको समझना है, कोई फॉर्मूला समझना है, कोई कॉन्सेप्ट समझना है, तो वो आप हमें जो है बता सकते हैं इनके एजुकेशन पे। इनका टेलीग्राम चैनल भी है, आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें ढूंढ के हमें मैसेज कर सकते हैं, और वो सारे टॉपिक्स जो है आपकी सुविधा का ध्यान रखते हुए वो टॉपिक्स बना के अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आप अपनी टियर 2 की तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो अगले 1 महीने आपको सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस करना है। जैसा कि हमको पता है कि टियर 2 की डेट जो है वो 28 जनवरी 2022 है, तो आपको उसके लिए अभी लगभग 2 महीने बाकी हैं। 1 महीना आप जम के प्रैक्टिस करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाइए, उस कॉन्सेप्ट्स पर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, जितना हो सके जहाँ से मिले आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। और उसके बाद से जब 1 महीना आप ये कर लें तो फिर आप मॉक टेस्ट देने के लिए जुट जाइए। 15-20 मॉक टेस्ट तो बिल्कुल आराम से दीजिए। आपको जब एक बार मॉक टेस्ट शुरू करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कब समय बीत जाता है, और अगर स्कोर अच्छा आता है तो फिर आपके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो सफल होने लगती है। तो इस तरह से आप ये करिए। इस पूरे प्रयास में जहाँ भी आपको ANK एजुकेशन की मदद की ज़रूरत लगे, आप बेहिचक हमसे कांटेक्ट करिए। हम भी अपनी तरफ से आगे बढ़कर आपके लिए वीडियोस और जो टिप्स हैं या प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं या कोई टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए हम भी अपनी तरफ से वीडियोस बनाते रहेंगे। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और हम दोनों मिल करके आपके SSC के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्वांट के लिए हो गया। इंग्लिश के लिए क्या अप्रोच रहेगा? देखिए, इंग्लिश और क्वांट्स के पेपर में एक बहुत बेसिक सा फ़र्क होता है। वो ये होता है कि जहाँ क्वांट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं करने को और उसके लिए टाइम कम पड़ जाता है, वहीं आपको इंग्लिश में 200 क्वेश्चंस मिलते हैं, और जिनकी अच्छी तैयारी होती है उनके लिए वो 200 क्वेश्चंस भी जो हैं वो 2 घंटे का टाइम भी उनके लिए ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप इंग्लिश की प्रॉपर तैयारी करें तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 घंटे से ज़्यादा आपका इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करने में नहीं लगेगा। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश की अपनी तैयारी ढंग से की हुई है तो आपको टियर 2 का पेपर अटेम्प्ट करने में 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप उसके बाद 1 घंटे बैठ के आराम से अपना रिवाइज़ कर सकते हैं पेपर। जो कुछ क्वेश्चन आपने मार्क किए हुए हैं वो आप फिर से पढ़ सकते हैं। कहीं आपको कुछ स्पेलिंग में डाउट है या कहीं आपको फिर से रिविजिट करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको 1 घंटे में आप बहुत आराम से इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जानिए कैसे। ब्रॉडली हम देखें तो इंग्लिश का जो पेपर आता है दोस्तों वो 2 पार्ट्स में बटा होता है। एक पार्ट जो होता है वो आपका ग्रामर से रिलेटेड होता है। ग्रामर में जैसे कि क्या उसमें भी सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है? तो
एक्टिव पैसिव वॉइस का होता है, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का होता है, और साथ में जो एरर फाइंडिंग होता है, एरर स्पॉटिंग होता है, वो वाले पार्ट का होता है। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरे 200 क्वेश्चंस में लगभग 50% क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके इन 3-4 टॉपिक से मिला के होते हैं। तो एक तो हमारा ये है कि हमें ग्रामर अपना कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कैसे प्रिपेयर करने हैं। एक बार आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको लगेगा कि जो है आपका 50% इंग्लिश का पेपर जो है वो ऐसे ही अटेम्प्ट हो गया। दूसरा जो होता है वो इसमें एक जो आपको याद करने वाली चीज़ें होती हैं, जो आपको याद करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, और जिसमें आपकी मेमोरी जो है वो काम आएगी, वो होते हैं वर्ड मीनिंग्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सब चीज़ें जो होती हैं इनका भी वेटेज जो है ऑलमोस्ट 40 to 45% जो है वो पेपर इससे आता है। आपको ये सब याद करके जाना रहता है। अगर ये आपको याद हो तो समझिए कि इंग्लिश का पेपर जो है वो आपने पूरी तरह से अटेम्प्ट कर लिया। तो इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है दोस्तों? फिर वही चीज़ है कि एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और एक जो है प्रैक्टिस के लिए। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जैसे कि दोस्तों अगर आपको वर्ड मीनिंग्स अब भाई क्या है कि स्कूल में तो बैठ के बहुत रटते थे, बहुत याद करते थे, लेकिन अभी अगर आपको बोला जाए बैठ के आधा घंटा रैंडम वर्ड मीनिंग याद करने को, तो थोड़ा सा जो है वो बोरिंग हो जाता है, समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करें, या जो याद कर रहे हैं वो आएगा या नहीं। इसके बारे में मैं 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, सुनिए क्या है आगे। देखिए दोस्तों, एक बुक आती है वर्ड पावर मेड ईजी, नॉर्मन लेविस की बुक आती है। उस बुक की खासियत ये है कि देखने में तो आपको छोटी सी मोटी सी डरावनी सी बुक लगेगी, लेकिन सबसे खासियत ये है कि वो एक बार आप पढ़ना शुरू करें तो आपका ऐसा इंटरेस्ट बनता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो बुक ख़त्म हो गई। बस देखने में मोटी है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो चीज़ें समझ में आएंगी उसके बाद उनको वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। बुक की खासियत ये है कि आपको है तो वर्ड मीनिंग्स ही उसमें भी, आपके वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए है वो, लेकिन उसका अप्रोच क्या है कि आपको उसमें वर्ड्स का ओरिजिन बताया जाता है, आपको वर्ड्स का यूजेस बताए जाते हैं कि कौन सा वर्ड्स कब यूज़ करते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका मीनिंग क्या है, कब क्या यूज़ करते हैं, किसका क्या मतलब होगा, और किस केस में उसके सिनोनिम्स का यूज़ करेंगे, किस केस में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। तो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, आपको चीज़ें याद रहती हैं। वर्ड पावर मेड इजी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको रटना बोरिंग लगता है, अगर आपको बैठ के रटना आप नहीं चाहते, तो वर्ड पावर मेड इजी एक बहुत अच्छा जो है ऑप्शन है आपके लिए। आप वर्ड मीनिंग से उससे समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और आप अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ भी कर सकते हैं। एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले इंग्लिश का पेपर भी ऐसा माना जाता था कि डिफ़िकल्ट आता है। दिस वॉज बिफोर 2017 के पहले ऐसा माना जाता था कि इंग्लिश का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो एक अच्छा खासा है। 2017 में जब मैंने CGL का अटेम्प्ट दिया, मैं उस वक्त सिर्फ एक बुक से तैयारी करके गया था। वो बुक थी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, जो थी वो SP बख्शी की एक बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की है वो भी। उसमें जो है वो आपको ग्रामर वाला पोर्शन भी है, उसमें आपके वर्ड मीनिंग्स भी हैं, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, बहुत सारे उसमें टॉपिक्स हैं, बहुत एक्सटेंसिव लिस्ट है उसमें। तो मुझे भी ये था कि पता नहीं इंग्लिश में क्या आएगा, मैं तो सिर्फ एक जो है बुक पढ़ के जा रहा हूँ, लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कहाँ से तैयारी करते हैं, न्यूज़पेपर से वर्ड मीनिंग्स याद करते हैं, बहुत सारे जो है सोर्सेज होते हैं, TV देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं वर्ड मीनिंग्स के लिए। वो सब करना ठीक है दोस्तों, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, उससे भी आपकी वर्ड पावर बढ़ती है। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था वो ये था कि दोस्तों जितने क्वेश्चन आए थे वर्ड मीनिंग्स के और इडियम्स एंड फ्रेजेस के, जब मैं होता क्या है कि Tier 1 मैथ्स का जो पहला पेपर होता है उसके बाद आपको 1 घंटे का लगभग ब्रेक मिलता है सेकंड पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। उस बीच में मैं निकल के और अपनी बुक को पलट रहा था, उसमें वर्ड मीनिंग्स जो है वो देख रहा था। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि जब मैं वापस पेपर देने गया तो जितने वर्ड मीनिंग्स आए थे, जितने इडियम्स एंड फ्रेजेस आए थे, वो सारे उस किताब में दिए हुए थे। ये कोई प्रमोशन नहीं है उस किताब का, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ऐसा मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ कि 2017 का जो पेपर है, और ना सिर्फ 2017, उसके बाद भी मैंने 2018 में भी और 2020 में भी वही बुक रेफ़र की। और मुझे ऐसा लगा कि अगर आप उसके रिसोर्सेज, उसकी लिस्ट को आप याद कर लेते हैं अच्छे से, उसकी तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको किसी दूसरे बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, सेलेक्टिव रिसोर्सेज रखिए और उनकी तैयारी अच्छे से करिए, उन पर आप फोकस करिए, उनका बार बार रिवीजन करिए, तो आपका काम बन सकता है। तो हमने देखा कि जो SP बख्शी की किताब है
उसमें सबसे पहले तो आपको ये करना है कि उसमें जितने वर्ड मीनिंग्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, वो आपको याद कर लेने हैं। बाकी चैप्टर्स के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे टेंसेस पढ़ सकते हैं आप, उससे नरेशन पढ़ सकते हैं, वॉइस पढ़ सकते हैं। लेकिन जो उसका सबसे बेस्ट पार्ट है उस किताब का, वो है उसके वर्ड मीनिंग्स और उसके लिस्ट जो है वो पूरे, वो सब आप रेफ़र कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक अच्छा खासा सॉर्टेड पोर्शन जो है, बिना कहीं और जाए, बिना किसी और की मदद लिए, बिना 50 जो है रिसोर्सेज रेफ़र किए, आपका एक पोर्शन जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और एक जो एसएससी की जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता होता है कि समय कितना कीमती है, और जितना जल्दी और जितने लिमिटेड रिसोर्सेज में उनका काम बन जाए उतना ही अच्छा है। तो इस तरह से जो है मैंने आपको 2 किताबें पॉइंट्स के लिए बताई और 2 किताबें मैंने आपको इंग्लिश के लिए बताई। ये दोनों ही आप रेफ़र कर सकते हैं, इनसे आप अपनी तैयारी शुरू करिए। अगर आप जो है Tier 2 अटैम्प्ट करने वाले हैं तो उनकी तैयारी शुरू करिए, थोड़ा समय दीजिए रोज़। अभी के 1 महीने के लिए आप अपना प्रैक्टिस जो है वो भरपूर करिए, सारे कॉन्सेप्ट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। उसके बाद से जो है अगले 1 महीने में, जो लास्ट का आपका 1 महीना है, उसमें आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग भी मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आपको कई बार आप देखते होंगे कि हमारा मॉक टेस्ट सबसे अच्छा है, या फलाने कोचिंग का मॉक टेस्ट जो है आप देंगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा सुझाव ये है, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि आप जितनी वैरायटी आप मॉक टेस्ट के समय, रिसोर्सेज के समय नहीं, रिसोर्सेज आपको सिलेक्टेड रखने हैं, उन्हीं से तैयारी करनी है, उन्हीं से पढ़ना है। लेकिन जब आप एक बार फील्ड में उतरते हैं, जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं, तो जितनी ज़्यादा वैरायटी हो उतना अच्छा है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा होगा या कोई भी एप्लीकेशन ऐसा होगा जिसके पेपर्स जो हैं वो लेंथी होते होंगे, कोई ऐसा होगा जो फाउंडेशन, जो आपके कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशन को ज़्यादा चेक करता होगा, कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा जो दोनों का मिक्स होता होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप, क्योंकि क्या है कि एसएससी एक तय किए हुए स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन नहीं देगी, कोई ज़रूरी नहीं है। 2017 एक ऐसा एग्ज़ाम था कि 2016 और 2018 दोनों ही 2017 से बिल्कुल अलग पेपर आए थे। लगातार 3 साल बिल्कुल 3 अलग तरह के पेपर आए। तो इसलिए आपको किसी एक, जैसे कि अभी क्या होता है कि 2019 का Tier 2 का पेपर हुआ, तो अब जो लोग बनाते हैं Tier 2 का मॉक टेस्ट, वो लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल 2019 के पैटर्न पे बनाएंगे। इस चक्कर में नहीं रहना है, इस बुलावे में नहीं रहना है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अलग अलग रिसोर्सेज ऑप्ट करें मॉक टेस्ट के लिए। उससे क्या होगा कि आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपकी नज़र में आएंगे, आप अलग अलग तरह के सिचुएशंस में, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में आप खुद को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं, अपना इवैल्यूएशन करेंगे कि आप जो है किस टॉपिक पर आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये चीज़ जो है आपको ऑप्ट करना है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि A&K एजुकेशन ने एक अच्छा डिसीजन लिया है, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उनका प्रयास ये है कि आप जो अलग अलग जगह से जाके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है आप ढूंढते हैं, आपको मॉक टेस्ट, उसमें कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, अलग अलग जगह से जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, उनका फ़ीस भरना पड़ता है। उन सबको एक जगह कंपाइल करके, दोस्तों, इनका A&K एजुकेशन का जो है वो इनिशिएटिव ये है कि आपको वैरायटी भी मिलेगी, आपको कंटेंट भी मिलेगा, आपको क्वांटिटी भी मिलेगी। किसी भी तरह के मॉक टेस्ट के लिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स पेपर हो, चाहे वो CGL या उससे रिलेटेड जो है CAPF, CPIO या CHSL, या जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी, जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो भी, जो लेंथी क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं वो भी, हर तरह के क्वेश्चंस का आपको जो है एक कंपाइलेशन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप इन केस अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, अगर आप मॉक टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप A&K एजुकेशन से कॉन्टैक्ट करें, उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उनके चैनल को और भी जो है लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इनके रिसोर्सेज का, और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको ये बार बार बता रहा हूं और ये आपके बहुत काम की चीज़ है कि एक रिसोर्सेज वैसे होते हैं जो आप अलग अलग जगह से कॉपी करके इकट्ठा करते हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने अनुभव से और अपने नज़रिए से देखने के बाद, एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप पिक करते हैं कुछ चुनिंदा टॉपिक्स, कुछ चुनिंदा रिसोर्सेज जो हैं कि ये लोगों के काम आ सकता है, और उसको कंपाइल करते हैं। तो ऐसे केसेस में हमेशा जो इस तरह के जो अटैम्प्ट्स होते हैं
वो ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं, आपके ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, आपके काम आ सकते हैं। तो इसके लिए मेरा आपसे ये जो है मेरा आपके लिए ये संदेश है कि आप बेझिझक होकर, निश्चिंत होकर आप एएनके के एजुकेशन पर अपनी तैयारी को लेकर रिलाई करें, उनका सपोर्ट लें, उनका हेल्प लें और आपकी तैयारी को इससे मदद मिलेगी। टियर 2 का एग्ज़ाम अगर आपने इस बताए हुए तरीके से आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपका टियर 2 का एग्ज़ाम हो गया, तो उसके एक हफ़्ते बाद, लगभग एक हफ़्ते बाद यानी कि 6 फरवरी को टियर 3 का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप पैटर्न से परिचित हैं तो आपको पता है कि टियर 3 का एग्ज़ाम जो है वो उसमें एक ही पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इंग्लिश का। उसमें आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको कोई ऐसे लिखना होगा एक गिवन टॉपिक पर, और दूसरे क्वेश्चन में आपको उसमें भी आपको टॉपिक दिया रहेगा, आपको किसी अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को एक लेटर लिखना होगा या फिर कोई एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको समराइज करके, जो कि हम प्रिसाइज राइटिंग बोलते हैं, वो करना होगा। नोटिस राइटिंग हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। टियर 1 और टियर 2 से क्यों अलग होता है? क्योंकि जहाँ बाकी टियर 1 और टियर 2 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, टियर 3 जो है वो आपको पेन एंड पेपर मोड में होता है। आपको एक आंसर बुकलेट, क्वेश्चन का आंसर बुकलेट बोलते हैं उसको, वो दी जाएगी। पहले पेपर जो उसका आगे का पेज होगा उसी पर आपके जो है टॉपिक्स दिए रहेंगे आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखना है। और पीछे पूरा जो बुकलेट होता है वो बॉक्स बना रहता है। उसमें क्या है आपको पूरे आंसर बुकलेट में आपको ऐसा ही पेज मिलेगा। आपको अपना आंसर जो है वो इसी पेज पर लिखना रहता है। ध्यान रखना रहता है कि एक बॉक्स में एक ही वर्ड आपको लिखना रहता है। तो इस तरह से गिवन वर्ड लिमिट के अंदर आपको अटेम्प्ट करना रहता है। टियर 3 की तैयारी कैसी होनी चाहिए? उसका अप्रोच टियर 1 और टियर 2 से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि जहाँ टियर 1 टियर 2 में आपको सिर्फ सॉल्व करके आंसर टिक कर देना है या क्लिक कर देना है, तो वहीं टियर 3 में आपको अपने थॉट्स को लिखना रहता है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि एसएससी क्वालिफाई करने के बाद जिस तरह के पोस्ट पे आप जाएंगे, वहाँ ये ज़रूरी है कि आपका जो है किसी चीज़ को अप्रोच करने का तरीका तो सही होना ही चाहिए, साथ ही खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए कि ये अच्छा जो है पेपर है, अच्छा एक मीडियम भी होता है चेक करने के लिए। इसमें भी बता दूं मैं कि मैंने CHSL और CGL दोनों में मैंने डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया था, और जहाँ CHSL में मेरे 73 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, वहीं CGL के डिस्क्रिप्टिव में मेरे 75 मार्क्स आए थे। और दोस्तों ये उस समय की बात है जबकि एवरेज मार्क्स जो है वो लोगों के 50 से 55 या फिर मैक्सिमम 60 हम कह देते हैं। 60 जो है उससे ऊपर बहुत कम लोगों के मार्क्स आते हैं। बहुत लोग जो है ना अच्छा अटेम्प्ट करके आते हैं, अपनी तरफ से तो अच्छा लिख के आते हैं, सब कुछ अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हैं, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो पता चलता है कि उनके कुछ जो है 50 नंबर रह गए या 52 नंबर रह गए। उस टाइम पे मेरे दोनों पेपर में जो है 73 और 75 आए थे। इसका भी तरीका जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या अप्रोच करना है। ज़रूरी ये है कि आप टियर 2 देकर आएँ, उसके बाद टियर 3 की तैयारी ना करें। एक हफ्ते में किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो कितना भी सिंपल हो, तैयारी नहीं होती है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि अभी नॉर्मली हम सबके घरों में न्यूज़पेपर्स आते हैं या किसी बात पर जो है वो, या आजकल मोबाइल पर या टीवी पर इतना न्यूज़ देखने को मिलता है। खुद को थोड़ा सा अवेयर रखें। कुछ जो स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, थोड़ा सा ध्यान रखें उस पर कि क्या आ रहा है। आपको एक ब्रॉड, देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए होता है। आपको 150 या 200 शब्दों में आपको जो है वो लिखना रहता है, तो आपको कोई एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए। बस आपको खुद को एक्सप्रेस करना अच्छे से आना चाहिए और थोड़ा बहुत अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए। मैंने जब अटेम्प्ट किया था पेपर, तो पहले CHSL के एग्ज़ाम में जो मेरा टॉपिक था वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, और CGL के टाइम जो मेरा डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक था वो डीमोनेटाइजेशन था। तो आप देखेंगे कि बहुत स्पेसिफिक या बहुत टेक्निकल टॉपिक नहीं होता है, एक कॉमन टॉपिक होता है जिसके बारे में आप अवेयर होते हैं, आप अपने घर में या अपने आसपास के लोगों से उससे चर्चा भी करते हैं। तो बस आपको खुद को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने का तरीका जो है वो आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, जो एडिटोरियल होता है थोड़ा सा वो उसके लिए जागरूक रहें, पढ़ें। जब आप टियर 2 की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की तैयारी करेंगे, तो आपके वर्ड पावर भी जो है वो बढ़ेगी, एक्सपेंड होगी। उसका इस्तेमाल करें, उससे उसका हेल्प लें और ख़ुद को कोशिश करें कि रोज़ थोड़ा सा
2-4 लाइन या एक पैरा से ही शुरुआत करें, लेकिन खुद को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की शुरुआत करें। थोड़ा सा फॉर्मेट देख लें कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, ऐसे में जो है वो क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए शब्द तो कम होते हैं, आपको 150 शब्दों में ही लिखना रहता है, लेकिन उसी में एक एससी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होना चाहिए। आप पहले उसको इंट्रोड्यूस करें, फिर उसको डिस्कस करें, फिर उसको कंक्लूड करें। इस तरह से दोस्तों आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत स्मूथ प्रोसेस है, आप धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे। जब थोड़ा सा जो है आपका मोमेंटम बन जाएगा, आपको खुद अच्छा लगेगा, खुद मज़ा आएगा। इस बीच में कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक A&K एजुकेशन से कांटेक्ट करें, उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जो है सबको ये चीज़ बताएं कि एक इनिशिएटिव जो है वो एक्सक्लूसिवली आपकी तैयारी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए जो है ये अटेम्प्ट किया जा रहा है। आपको हर तरह से मदद करने के लिए आपको ये चीज़ अप्रोच किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आज के सेशन से आपको हेल्प मिली होगी। टियर 1 की लिस्ट में जिनका नाम है वो टियर 2 और टियर 3 की तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है कि जो है आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाए, आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी कर लें, आप जो है हर तरीके से जो है आपकी स्ट्रेटजी भी, आपके रिसोर्सेज भी जो है बहुत ज़्यादा वास्ट ना हो और आपकी एक सॉलिड तैयारी हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सेशन से आज के सेशन से आपको ये हेल्प मिली होगी। इसके अलावा जिन लोगों का सिलेक्शन कल के लिस्ट में नहीं हुआ है, जिनका कल के लिस्ट में नाम नहीं है, उनको अपना दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए तैयारी है, आप अगर जिस समय पर आप तैयार रहेंगे उस साल का सीजीएल आप क्लियर कर लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि किसी को तैयार करने में 6 महीने लगते हैं, किसी को तैयार होने में 1 साल लगते हैं, लेकिन दोस्तों मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। और अगर मेहनत के साथ सही गाइडेंस मिले, सही काउंसलिंग मिले, तो जैसा कि मेरे केस में हुआ, मैंने मेहनत अपनी जगह पे की, लेकिन A&K एजुकेशन का जो गाइडेंस था, जो काउंसलिंग था, उसकी वजह से मैंने अपने पहले अटैम्प्ट में ही CHSL और CGL दोनों क्वालिफाई किया। अगर आप CHSL 2016 का रिजल्ट दोस्तों सर्च करें तो आपको मैं बता दूं कि करीब जिस एग्ज़ाम में 9 लाख, 10 लाख, 8 लाख लोग जो अपीयर होते हैं, उस एग्ज़ाम में जब CHSL 2016 का दोस्तों फाइनल रिजल्ट आया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 7 थी। CHSL के एग्ज़ाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 7 थी और मैं इस बात का पूरा श्रेय जो है वो A&K एजुकेशन के गाइडेंस को देता हूँ। क्योंकि एक आदमी जब तैयारी करना शुरू करता है तो उसके अपना जो है उसकी अपनी मेहनत तो होती है, लेकिन अगर उसके मेहनत को एक सही डायरेक्शन मिल जाए, अगर सही गाइडेंस मिल जाए, तो फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्दी दिखने लगता है। तो मेरे जिन दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ है कल की लिस्ट में, उनको परेशान होने की या उनको हतोत्साहित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप के लिए एक अच्छी खबर ये है कि CGL 2021 का जो है नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। तो आपको ये रिज़ल्ट ऐसे टाइम पे आया है जब आपको ये पता चल गया कि आपको अगला CGL ही अटैम्प्ट करना है और उसके लिए आपको थोड़ा टाइम भी मिला है। आप उसके लिए अच्छे से टियर 2 और टियर 3 की देखिए स्ट्रैटेजी तो सबके लिए सेम रहती है। टियर 1 के लिए भी हम एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें टियर 1 में हम आपको बताएंगे कि जो लोग 2021 का अटैम्प्ट कर रहे हैं, 2021 के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, आपको करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना चाहिए, आपको मैथ्स, आपको रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी चाहिए। उसके लिए भी एक हमारा एक्सटेंसिव जो है हमारा एक सेशन होगा, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आप जो है अपनी तैयारी को बनाए रखिए, अपने जो है अपने उत्साह को बनाए रखिए और तैयारी करते रहिए। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आप सब जो है जो लोग भी, अगर आपके लिए हमारा वीडियो हेल्पफुल साबित होता है, अगर आपको हमारे वीडियो से मदद मिलती है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात होगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं निरंतर रूप से जो है A&K एजुकेशन के चैनल पर कुछ आपके साथ शेयर करता रहूँ। अगर आपको भी मेरे इस कंटेंट से मदद मिलती है, अगर आपको भी इस कंटेंट से कुछ जानकारी मिलती है, तो बेझिझक इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब तक पहुँचाएँ। क्योंकि दोस्तों एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट के लिए एक ऑनेस्ट गाइडेंस होना ज़रूरी है और उसके लिए A&K एजुकेशन जो है वो हमेशा इस चीज़ के लिए आपके साथ खड़ा है। ठीक है, आपकी आगे आने वाली तैयारी के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। किसी भी किस्म के लिए मदद के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उस पर संपर्क करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।